हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख रहे थे और अपनी इस चैप्टर के अंतर्गत प्रीवियस के कुछ लेक्चर्स हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक कांसेप्ट्स पे बेस्ड सवालों की सीरीज को स्टार्ट कर चुके थे और अपनी सवालों की सीरीज में ऑलरेडी हमने काफी सारे सवालों को सॉल्व भी कर लिया है। तो अब इसी सवालों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में एक और शानदार जानदार मजेदार बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है सर, तो मल्टीपल वेज में पूछा जा सकता है। सर यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव के तरीके में या तो 2 मार्क्स में या तो 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। सर यही सेम सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तरीके में एमसीक्यू के फॉर्मेट में 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी देख लेते हैं। सवाल कह रहा है सर, द बेस PQ ऑफ 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स PQR and PQR dash, which side 2A lies along y-axis such that the midpoint of PQ is at the origin and coordinates of P and R are never negative. Find the coordinates of the vertices R and R dash of the triangles. तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सवाल की सर्जरी स्टार्ट करते हैं। कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत मजेदार कहानी है सर, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ज्यादा सीखने वाली कहानी है। तो सवाल पढ़ के क्लियर हो रहा है सर कि सवाल के अंदर 2 स्पेशल टाइप के ट्रायंगल्स पे बात चल रही है, 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स पे बात चल रही है। अगेन सवाल पढ़ के यह भी क्लियर हो रहा है सर कि सवाल मुझसे इन्हीं 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के कुछ वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, यानी कि सबसे पहले मुझे अपने इन दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल्स को कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ड्रॉ करना पड़ेगा। अब मुद्दे की बात यहां पे आ जाती है सर कि हम जो 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स एनालिसिस के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करेंगे, वो कहां पे ड्रॉ करेंगे, किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, कितनी दूर दूर पे ड्रॉ करेंगे, किस साइज के ड्रॉ करेंगे। अब बारी बारी से इन सारे सवालों का यहां पे जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। कहानी को ध्यान से सुनना। तो सवाल ने आपको दोनों के दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल्स की साइड लेंथ बता दी है। सवाल ने बता दिया है कि दोनों के दोनों ही इक्विलैटरल ट्रायंगल्स की जो साइड लेंथ है वो 2A यूनिट्स के बराबर है। अब इसके साथ साथ सवाल ने आपको दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का नाम भी बता दिया है। क्या नाम बताया सर? तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल PQR और दूसरे वाले इक्विलैटरल ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल PQR डैश। ठीक है सर, दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल का नाम बता दिया गया। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि मुझे आप दोनों के दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे साइड्स बताइए क्या क्या होंगे, तो फटाफट क्या जवाब दोगे? आप तुरंत कहोगे सर ऊपर वाले इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड हो जाएंगे सर PQ, QR और इसके साथ साथ PR। अगेन आप कहोगे सर नीचे वाले इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड्स हो जाएंगे PQ, QR डैश, PR डैश। कुछ दिखा क्या? फटाफट बताओ, यहां पे कुछ दिखा क्या? बिल्कुल दिखना चाहिए, नहीं दिखा तो बहुत दिक्कत की बात है। मेरे स्टूडेंट है, आपको यहां पे दिखना चाहिए। क्या दिख रहा है सर? तो कहोगे यहां पे जब मैंने अपने दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के सारे साइड्स के बारे में पता कर लिया तो मुझे बहुत क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है सर कि दोनों के दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में एक कॉमन साइड है। मुझे ऑब्जर्व हो रहा है सर कि दोनों के दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में ही साइड PQ है, यानी कि ये जो साइड PQ है सर ये दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन है, यानी कि ये वाला साइड मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के कॉमन साइड की तरह बिहेव कर रहा है। तो समझना बात को, अगर एक साइड दोनों के दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में कॉमन है तो ट्रायंगल किस किस तरीके से बन सकता है, किस किस तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है सर? तो कहोगे अगर 2 ट्रायंगल्स में एक साइड कॉमन है सर तो 2 तरीके से ट्रायंगल को ड्रॉ करने पे सोचा जा सकता है। तरीका नंबर 1 यह हो सकता है सर कि आपके दोनों के दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉमन साइड के सेम साइड में बने। क्या मैंने कहा? तरीका नंबर 1 यह हो सकता है सर कि आपके दोनों के दोनों ट्रायंगल्स कॉमन साइड के सेम साइड में बने। तरीका नंबर 2 यह हो सकता है सर कि आपके दोनों ट्रायंगल्स कॉमन साइड के अपोजिट साइड में बने। यानी कि कहानी कुछ इस प्रकार अब पॉसिबल दिखती है।
तो चूंकि दोनों ट्रायंगल्स में एक साइड कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल जब कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनाए जाएंगे सर, तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर ये मान लो मेरे ट्रायंगल्स का कॉमन साइड है, तो एक ट्रायंगल मान लो कुछ इस तरीके से बन गया सर, दूसरा ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बन गया, यानी कि सर कॉमन साइड के सेम साइड में दोनों ही ट्रायंगल्स यहां पे बनके तैयार हो गए। या फिर एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है सर कि अगर मान लो ये मेरे टारगेट ट्रायंगल्स का कॉमन साइड है, तो एक ट्रायंगल इस साइड बन जाए, एक ट्रायंगल दूसरी साइड बन जाए, यानी कि कुल मिला के मेरे दो ट्रायंगल्स कॉमन साइड के अपोजिट साइड में बन जाए। तो अब मन में सवाल आता है सर कि जब हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपने इन दो ट्रायंगल्स को ड्रॉ करेंगे सर, तो ट्रायंगल ऐसे में बनाऊं या फिर ऐसे बनाऊं। तो अब दिमाग में सवाल यह आ रहा है सर कि ये वाला केस कंसीडर करें, ये वाला केस कंसीडर करें, या फिर दोनों केस कंसीडर करने की जरूरत पड़ने वाली। अब समझना बात को, सवाल ने आपको डायरेक्टली यहां पे बिल्कुल भी नहीं बताया कि आपको इनमें से कौन सा केस लेना है, लेकिन थोड़ी सी स्मार्ट एनालिसिस आप कर लोगे, थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि इनमें से कौन सा केस लेने की जरूरत है, कौन सा केस लेना है। समझने की कोशिश करते, ध्यान से सुनना। सबसे पहले इस वाले केस को यहां पे एनालाइज करते हैं, अपोजिट वाले केस को एनालाइज करते हैं। ध्यान से सुनना सर। तो ये हो गया मेरे दोनों के दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल का कॉमन साइड, ठीक है सर। और कॉमन साइड का नाम क्या है, PQ है। तो लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए PQ, ठीक है सर। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल यहां इस साइड बन रहा है सर, और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल यहां इस साइड बन रहा है। अब समझना बात को सर, सवाल ने बहुत क्लियरली बता दिया है कि दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का जो साइड लेंथ है वो सेम है, 2a यूनिट्स के बराबर है। तो अगर ऐसा है सर, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ये सारे के सारे लेंथ आपस में बराबर होंगे, सारे के सारे लेंथ 2a यूनिट्स के होंगे? बिल्कुल कह सकता हूं। तो समझना, यानी कि अल्टीमेटली मुझे ये रियलाइज हो रहा है सर कि मेरे दोनों के दोनों जो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं ये बिल्कुल बराबर साइज के हो जाएंगे, ये बिल्कुल सेम शेप एंड साइज के हो जाएंगे। तो अगर आपके ट्रायंगल सेम शेप एंड साइज के होते हैं, तो ऐसे ही ट्रायंगल को तो हम कंग्रुएंट ट्रायंगल्स कहते हैं सर। यानी मेरे दोनों के दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हो जाएंगे। यह सवाल से मुझे जानकारी मिल रही है सर। और कंग्रुएंट ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी होती है कि कंग्रुएंट ट्रायंगल्स एक के पीछे एक सुपर इंपोज हो सकते हैं। यानी कि अगर आप एक कंग्रुएंट फिगर के ऊपर बिल्कुल अच्छे तरीके से दूसरे कंग्रुएंट फिगर को सुपर इंपोज कर दोगे और उसके बाद सामने से देखोगे, तो आपको दो अलग अलग चीजें नहीं दिखेंगी सर, एक ही चीज दिखेगी। सही बात है। अब समझना बात को। तो अगर बिल्कुल सेम साइज के हैं और सुपर इंपोज होने के बाद हमें दो नहीं दिखेगा, एक ही दिखेगा सर, तो समझना। अब अगर मैं बिल्कुल सेम साइड वाला केस लेता हूं, तो क्या होगा? होगा ये सर कि यही कहानी इस तरफ पलट जाएगी। बिल्कुल ध्यान से समझना मेरी बात को सर। अगर सेम साइड वाला मैं केस लेता हूं यहां पे, तो इस ट्रायंगल की कहानी इस तरफ पलट जाएगी, या फिर कह लो इस ट्रायंगल की कहानी इस तरफ पलट जाएगी। दोनों ही केस में मुझे अल्टीमेटली सामने से देखने पर मेनली एक ही ट्रायंगल ऑब्जर्व होगा। दो अलग अलग ट्रायंगल ऑब्जर्व ही नहीं होंगे सर, जब दोनों ही ट्रायंगल बिल्कुल कंग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। तो सेम साइड कंसीडर करने पे मुझे क्लियरली यहां पे ऑब्जर्व हो रहा है सर कि दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, बिल्कुल एक के पीछे एक सुपर इंपोज हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली यहां पे दो अलग अलग ट्रायंगल मुझे दिखेंगे ही नहीं सर, मुझे एक ही ट्रायंगल मेनली दिखेगा। यानी कि अगर समझने के लिए आपको समझाऊं सर, तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये वाला वर्टेक्स R हो गया, दूसरे वाले ट्रायंगल का ये वर्टेक्स R डैश हो गया। तो अब चूंकि ये सुपर इंपोज हो गया है सर, तो यहीं पे R डैश भी है, मतलब इसी पॉइंट पे R भी है, R डैश भी है। तो खुद कॉमन सेंस से सोच के बताइए, पूरे सवाल में इतनी मेहनत से दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, बोल बोल के बात चल रही है सर। तो यहां पे जब एनालिसिस में अल्टीमेटली मुझे एक ही ट्रायंगल तो ऑब्जर्व होने लगे, तो दो ट्रायंगल का कोई मतलब रह जाता है? नहीं रह जाता है सर। तो यहां से हमें यह हिंट मिलता है कि आपको एक ही साइड नहीं, अपोजिट साइड लेके कंसीडर करना है। क्योंकि अगर आप एक ही साइड में ट्रायंगल को मान लोगे, तो अल्टीमेटली दो अलग अलग ट्रायंगल एनालाइज करना रही नहीं गया सर, अल्टीमेटली
चूंकि सुपर इंपोज हो गए हैं तो एक ही ट्रायंगल एनालाइज करना रह गया है, क्योंकि मुझे दिख रहा है सर कि सेम साइड जाने पे आर और आर डैश बिल्कुल को इंसाइड कर जाएंगे। ये दोनों पॉइंट्स को इंसिडेंट पॉइंट्स की तरह बिहेव करेंगे सर। और यहां पे अगर मैं आखिरी में सवाल को पढ़ूं सर, तो सवाल मुझसे आर और आर डैश के वर्टिसेस पूछ रहा है, तो यहां से भी कॉमन सेंस से क्लियर होना चाहिए कि अगर इन दोनों पॉइंट के अलग अलग तरीके से मुझसे वर्टिसेस पूछे जा रहे हैं सर, तो ये वाला केस तो नहीं लेना था, क्योंकि इस केस में तो दोनों सेम ही पॉइंट हो गए, तो अलग अलग वर्टिसेस की तो बात ही नहीं हो पाई सर। तो यहां पे बहुत सारे हिंट से मुझे ये क्लियर हो रहा है कि मुझे सेम साइड वाला केस कंसीडर नहीं करना है, मुझे अपोजिट साइड वाला केस कंसीडर करना है। सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। अगेन इस बात को फिर से थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। देखो, कुल मिला के आपको यहां पे सारी एनालिसिस से समझ में आ रहा है सर कि अगर आप अपने ट्रायंगल्स को एक ही साइड मान लोगे तो अल्टीमेटली दोनों ट्रायंगल बिल्कुल सुपर इंपोज हो जाएंगे, एक के पीछे एक आ जाएंगे। तो एनालिसिस के समय आपको दो अलग अलग ट्रायंगल दिखेंगे ही नहीं, एक ही ट्रायंगल दिखेगा। तो सवाल दो अलग अलग ट्रायंगल की कहानी इतनी मेहनत से फिर क्यों बोल रहा है, अगर एक ही ट्रायंगल को एनालाइज करना है? अगेन सवाल के आखिरी में दिख रहा है कि आर और आर डैश के बिल्कुल अलग अलग यहां पे आपसे कोऑर्डिनेट्स पूछे जा रहे हैं। तो अगर आर आर डैश को इनसाइड ही कर जाते हैं सर, तो अलग अलग पूछता ही नहीं, किसी एक को पूछ लेता या इनडायरेक्ट तरीके से आपको हिंट देके बता देता कि आर आर डैश के कोऑर्डिनेट सेम टू सेम है। अब बताइए कोऑर्डिनेट्स क्या है? क्या ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है सर। तो इससे ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो रहा है, सवाल में दिए गए बहुत सारे हिंट से मुझे क्लियर हो रहा है सर कि मुझे अपोजिट साइड वाले केस को कंसीडर करना है। तो इससे अब फुल एंड फाइनल तरीके से मुझे यह क्लियर है सर कि अपने दोनों ट्रायंगल्स के कॉमन साइड पे जो मैं दो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बनाऊंगा सर, वो कुछ इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, कॉमन साइड के अपोजिट साइड में होंगे। ये सभी को क्लियर हुआ? क्या बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है सर, इतना समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे मुद्दा यह है सर कि कुछ इस तरीके से मेरा फिगर बनेगा, यह मुझे समझ में आ चुका है। अब इस तरीके से फिगर कहां पे बनेगा? कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहां बनेगा, 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 आखिर कहां पे बनेगा? इस तरीके से फिगर बनेगा। ठीक है सर, लेकिन कहां बनेगा कोऑर्डिनेट सिस्टम में? अब ये यहां पे पता करेंगे। तो अगेन कहानी को ध्यान से सुनना और समझना, कहां बनेगा और कैसे बनेगा। तो यहां पे बहुत क्लियरली मुझे ऑब्जर्व हो रहा था सर कि दोनों के दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो कॉमन साइड है सर, वो कॉमन साइड है PQ। और ये PQ कैसे बनना है, कहां पे बनना है, इसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। क्या जानकारी दी गई है? तो बोला जा रहा है सर कि द बेस PQ ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल्स लाइज अलोंग Y एक्सिस। ठीक है, समझना बात को। यहां पे बोला जा रहा है सर कि आपके दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का जो कॉमन साइड PQ है सर, ये Y एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है। तो इसका मतलब यह निकलता है सर कि PQ जो होगा इसी Y एक्सिस पे कहीं ना कहीं होगा। अब मुद्दा यह है सर कि Y एक्सिस के अलोंग PQ ऐसे भी हो सकता है सर, Y एक्सिस के अलोंग PQ ऐसे भी हो सकता है सर, Y एक्सिस के अलोंग PQ ऐसे भी हो सकता है सर, ऐसे भी हो सकता है। तो मुद्दा यह है सर कि Y एक्सिस के अलोंग जब हम PQ बनाएंगे तो एग्जैक्टली कैसे बनाएंगे, ये कैसे डिसाइड करें? तो इसके लिए आगे आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। क्या बताया गया? तो आपको बोला जा रहा है सर कि it lies along Y axis such that the midpoint of PQ is at the origin। तो आपको यहां पे बताया जा रहा है सर कि आपको PQ Y एक्सिस के अलोंग इस तरीके से बनाना है कि PQ का जो मिड पॉइंट होगा सर, वो ओरिजिन के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। आपको यहां पे बताया जा रहा है सर कि आपको PQ को Y एक्सिस के ऊपर इस तरीके से बनाना है, Y एक्सिस के अलोंग इस तरीके से बनाना है कि PQ का जो मिड पॉइंट होगा सर, वो ओरिजिन के साथ कोइंसाइड कर जाना चाहिए। या फिर मैं इसी बात को ऐसा कह सकता हूं कि आपको इस तरीके से Y एक्सिस के अलोंग PQ को बनाना है कि PQ का जो मिड पॉइंट हो जाए वो ओरिजिन हो जाए। ये यहां पे आपको बोला जा रहा है। तो समझना बात को। तो थोड़ा सा अगर मैं रफ में यहां पे PQ को बनाने की कोशिश करूं सर, तो मेरा PQ Y एक्सिस के अलोंग कुछ इस तरीके से बनेगा कि PQ का मिड पॉइंट ओरिजिन होना चाहिए। सही बात है सर, अब समझना बात को। तो अगर PQ का मिड पॉइंट ओरिजिन होना चाहिए सर, यानी कि ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है जिस भी चीज पे बनता है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। यानी कि सर
ये वाला छोटू पार्ट इस वाले छोटू पार्ट के बराबर होगा। सही बात है सर। तो इससे मुझे डायग्रामेटिकली ये भी क्लियर हो रहा है कि जब मैं PQ को y एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करूंगा तो इस तरीके से ड्रॉ करूंगा सर कि ओरिजिन के ऊपर की तरफ जितना पार्ट बनाओ बिल्कुल उसी लेंथ का ओरिजिन के नीचे भी बनाओ। तो इससे मुझे ऑटोमेटिकली अब ये क्लियर हो रहा है कि जब मैं y एक्सिस के ऊपर PQ को बनाऊंगा तो इस तरीके से बनाऊंगा कि ओरिजिन के ऊपर की तरफ अपने PQ का जितना हिस्सा बनाओ, जितना पार्ट बनाओ, बिल्कुल उतना ही हिस्सा ओरिजिन के नीचे भी बनाओ। यानी कि सर ओरिजिन के ऊपर और नीचे बिल्कुल बराबर साइज की लेंथ होनी चाहिए, तभी ये मिड पॉइंट वाली बात सेटिस्फाई होगी सर। अब ये जो बात यहां पे समझ में आई है, फटाफट तरीके से प्लॉट कर लेते हैं सर। प्लॉट करते हैं यहां पे। तो मैं मान लेता हूं ओरिजिन के ऊपर वाला हिस्सा ये है। मैं मान लेता हूं सर कि ओरिजिन के ऊपर वाला हिस्सा y एक्सिस के अलोंग ये है। तो इतना ही हिस्सा नीचे की ओर भी बनाऊंगा सर। तो इतना ही हिस्सा यहां पे नीचे की ओर भी मैंने बना दिया सर। तो कुल मिला के यही पूरा का पूरा मेरा PQ है, जहां पे मुझे ऑब्जर्व हो रहा है सर कि ये पार्ट और ये पार्ट बिल्कुल बराबर लेंथ का है, बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि ओरिजिन अब PQ का मिड पॉइंट बन जा रहा है सर। और समझना PQ एक्चुअली में क्या है सर, तो PQ आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ है जो कि गिवन है 2a यूनिट्स। तो ये भी क्लियर है कि ये आधा पोर्शन a यूनिट्स का होगा सर, और ये आधा पोर्शन नीचे भी a यूनिट्स का ही होगा। यानी कि ये भी a लेंथ का होगा, ये भी a लेंथ का होगा सर। तो इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी क्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो, तो अब ये बना दिया है ना सर, तो दिमाग में एक और डाउट है। अब क्या डाउट है समझना। अब दिमाग में डाउट ये है सर कि ठीक है PQ के लिए यहां पे कंस्ट्रक्शन कर लिया सर, लेकिन अब नामकरण कैसे करें सर। यहां P लिखें, यहां Q लिखें, या फिर सर PQ बोलने के लिए यहां P लिखें, यहां Q लिखें। अब यह समझ में नहीं आ रहा है सर कि PQ का नामकरण किस तरीके से किया जाए सवाल के सिचुएशन के हिसाब से। तो अगेन उसके लिए भी जानकारी दी गई, आपको बताया गया है सर कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड R आर नेवर नेगेटिव। तो आपको उसके लिए यहां पे मदद के लिए बताया गया है कि P और R के कोऑर्डिनेट्स कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। यानी कि P और R के कोऑर्डिनेट 0 हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव कभी नहीं हो सकते। तो अगर मान लो आप ये अज्यूम कर लेते हो कि P यहां पे है, अगर मान लो आप ये अज्यूम कर लेते हो सर कि P यहां पे है, अब फट से मेरे को P के कोऑर्डिनेट्स बताइए क्या होंगे सर। तो कह दोगे कि पॉइंट जो है सर ये y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, यानी कि x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट क्या होगा वो भी बात की बात है सर, लेकिन y कोऑर्डिनेट का साइन बता सकते हैं। चूंकि ओरिजिन से नीचे है सर, तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या दिख रहा है इस सिचुएशन में आपके P के कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव अलाउ कर लिए हैं, जबकि यहां पे बोला जा रहा है बहुत क्लियरली कि P और R के कोऑर्डिनेट्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। इससे यह क्लियर हो रहा है कि आपने जो अज्यूम किया वो गलत है, इसका उल्टा मानना पड़ेगा तब काम होगा। यानी कि इससे ये क्लियर है सर कि P एक्चुअली में यहां होना चाहिए और Q एक्चुअली में यहां होना चाहिए। अब मुझे दिख रहा है सर कि अगर मुझसे कोई पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करता है तो मेरा पॉइंट है y एक्सिस के ऊपर, यानी कि x कोऑर्डिनेट 0 हो गया। y कोऑर्डिनेट का मैं साइन बता सकता हूं सर, ओरिजिन से ऊपर वाला पॉइंट है, यानी कि साइन हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये जो बात बोली जा रही है वो अब सेटिस्फाई हो रही है सर। यानी कि PQ एग्जैक्टली बनेगा कैसे, अब मुझे ये क्लियर हो चुका है। इतना समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होना चाहिए। अब हमारे दो ट्रायंगल्स कॉमन साइड पे कैसे बनेंगे ये हमें क्लियर था। हमें क्लियर था सर कुछ इस तरीके से कॉमन साइड के अपोजिट डायरेक्शंस में करके मेरे दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बनेंगे। तो फिगर के हिसाब से यहां पे ये क्लियर है कि एक्चुअली में फिगर कुछ ऐसा आएगा कि ये कॉमन साइड हो गया, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल इस तरफ रहेगा, एक इस तरफ रहेगा। अब ये मुझे क्लियर है सर, यानी एक इस तरफ ट्रायंगल रहेगा सर, एक इस तरफ ट्रायंगल रहेगा। अब अगेन मेरे दिमाग में कुछ डाउट आ रहे हैं। सबसे पहले डाउट नंबर 1 देखो क्या आ रहा है। मान लो अभी फिलहाल मैं दोनों नहीं किसी एक को कंसीडर करता हूं। मान लो मैं राइट साइड वाले ट्रायंगल को ही कंसीडर करता हूं थोड़ी देर के लिए। समझना बात को, क्या डाउट है। तो अब देखो दिमाग में डाउट क्या आ रहा है। तो कुल मिला के अब मुझे यह क्लियर है सर कि चूंकि मेरे ये दोनों ट्रायंगल्स का कॉमन साइड है सर, तो दोनों ही ट्रायंगल्स के दो वर्टिसेस तो मुझे क्लियरली दिख रहे हैं सर। दोनों ही ट्रायंगल के दो वर्टिसेस मुझे क्लियरली यहां पे दिख रहे हैं सर। इस वाले ट्रायंगल के भी 3 वर्टेक्स में से दो वर्टेक्स दिख गए सर।
अगेन इस वाले ट्रायंगल के भी 3 वर्टेक्स में से 2 वर्टेक्स दिख गए सर। तो दोनों ही ट्रायंगल के 2 वर्टिसेस मुझे दिख रहे हैं सर, लेकिन अब मुझे अपने दोनों ट्रायंगल्स के तीसरे वर्टेक्स को ढूंढना है, कहां पे बनाऊंगा। तो थोड़ी देर के लिए अगर मान लो मैं राइट साइड वाले इक्विलैटरल ट्रायंगल को ही कंसीडर करता हूं, तो मुद्दा यह है सर कि मेरे राइट साइड वाले ट्रायंगल का जो तीसरा वाला वर्टेक्स होगा वो कुछ ऐसा होगा और मेरा ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनेगा, या फिर मेरा वर्टेक्स यहां कहीं होगा और ट्रायंगल इस तरीके से बनेगा, या फिर मेरा वर्टेक्स यहां कहीं होगा, ट्रायंगल इस तरीके से बनेगा, या फिर मेरा वर्टेक्स बिल्कुल इसी लाइन पे होगा और मेरा ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनेगा, या फिर मेरा वर्टेक्स यहां कहीं होगा, ट्रायंगल इस तरीके से बनेगा, या फिर मेरे ट्रायंगल का वर्टेक्स यहां कहीं होगा और ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनेगा। मुद्दा यह है सर कि मेरे ट्रायंगल का वो तीसरा वाला वर्टेक्स होगा कहां सर, क्योंकि 2 वर्टिसेस की कहानी तो क्लियर हो गई, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा वर्टेक्स ढूंढना है सर मुझे अपने ट्रायंगल का। अब देखो ये कैसे ढूंढते हैं, इसके लिए कैसे दिमाग लगाते हैं, ध्यान से सुनना। तो अब ध्यान से मेरी बात को यहां पे सुनना। सर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मैंने यहां पे बना दिया, सही बात है सर। अब मान लो मैं आपको कह देता हूं सर कि आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये वाला जो साइड है, इस साइड का ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब मैं इस मिड पॉइंट को आपके ट्रायंगल के सामने वाले वर्टेक्स से जोड़ देता हूं। अब आपसे पूछूं कि बताइए ये वाली लाइन कौन सी लाइन है, तुरंत आपका जवाब होगा सर कि ये लाइन तो अब मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल का मीडियन बन गई सर, तुरंत आपका ये जवाब होगा। और आप जानते हो सर कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में गंगाधारी शक्तिमान है, यानी कि अगर ये मीडियन है सर तो यही ऑल्टीट्यूड भी है, यही एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट भी है, यह भी अब मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है सर। अब इसी बात को थोड़ा सा मैं पलट के बोलता हूं, कैसे समझना, बहुत ध्यान से यहां पे भावनाओं को समझना, बिल्कुल ध्यान से। अब आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल का मैंने कोई एक साइड बनाया, सिर्फ एक साइड बनाया इक्विलैटरल ट्रायंगल का, ध्यान से सुनना मेरी बात को, और इस साइड का मैंने मिड पॉइंट खोज लिया, ठीक है सर, बहुत ध्यान से सुनते जाना। तो अगर ये मिड पॉइंट है यानी कि ये पोर्शन और ये पोर्शन आपस में बराबर होगा सर। अब मैं क्या करता हूं सर, इस मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर गिरा देता हूं कुछ इस तरीके से। अब मैं क्या करता हूं सर, इसी मिड पॉइंट पे एग्जैक्टली मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है कहीं से, ठीक है सर। ये मैंने यहां पे किया कि इसी मिड पॉइंट पे मैंने कहीं से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो हमेशा ये याद रखना सर कि आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो तीसरा वाला वर्टेक्स होगा ना, वो तीसरा वाला वर्टेक्स इसी मिड पॉइंट पे गिरने वाले परपेंडिकुलर के ऊपर कहीं होगा। तो यहां पर जो प्रॉपर्टी बताई है हमेशा याद रखना कि अगर कोई आपके सामने इक्विलैटरल ट्रायंगल का कोई एक साइड बनाए और उस एक साइड के मिड पॉइंट को ढूंढ ले, उस मिड पॉइंट के ऊपर कहीं से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर ले, तो आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल का 2 वर्टेक्स तो आपको दिख गया। जो तीसरा वाला वर्टेक्स होगा ना, वो गारंटेड, ये जो मिड पॉइंट के ऊपर लाइन ड्रॉप हुई ना परपेंडिकुलर, उसी के ऊपर कहीं आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीसरा वर्टेक्स होगा। यानी आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो तीसरा वर्टेक्स होगा सर, ये इसी लाइन पे कहीं ना कहीं होगा सर। ये बात दिमाग में रखना और कॉपी पेस्ट को अच्छे से नोट कर लो और घेर भी लेना सर डब्बे में, कि अगर कोई आपके सामने इक्विलैटरल ट्रायंगल का कोई एक साइड बनाए, उसका मिड पॉइंट ढूंढ ले और मिड पॉइंट के ऊपर कहीं से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए सर, तो उसी परपेंडिकुलर के ऊपर ही कहीं ना कहीं आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल का वो तीसरा वाला वर्टेक्स होगा, क्योंकि 2 वर्टिसेस तो ऑलरेडी मिल गए हैं सर। अब ऐसा क्यों है ये भी आप समझ सकते हो, बहुत आसानी से अपनी पढ़ी हुई मैथमेटिक्स का ही दिमाग लगा के आप सोच सकते हो कि ऐसा क्यों है सर कि तीसरा वर्टेक्स हमेशा इसी लाइन के ऊपर लाई करेगा। क्यों है थोड़ा सा समझते हैं, ध्यान से सुनना। मान लो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो तीसरा वर्टेक्स है वो इस लाइन के ऊपर नहीं है, कहीं बाहर है। मान लो मैंने मान लिया यहां कहीं है, ठीक है सर। अब समझना ये मानने से क्या होगा। अब मैं अपना ट्रायंगल कंप्लीट कर लेता हूं। तो मान लो ये हो गया मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। तो ये क्या है, मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड का मिड पॉइंट है। इसको मैं कर लेता हूं इस सामने वाली ट्रायंगल की अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन। अब जैसे ही मैं ये कर लूंगा तो मैं आपको तुरंत कह दूंगा सर कि ये जो लाल वाली लाइन है ये क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। सही बात है सर। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए जानते हैं गंगाधारी शक्तिमान है सर। तो अगर गंगाधारी शक्तिमान है यानी कि यही लाल वाली लाइन ऑल्टीट्यूड भी हो जाएगी। और ऑल्टीट्यूड की प्रॉपर्टी होती है सर, जिस साइड पे गिरता है परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये लाल वाली लाइन भी परपेंडिकुलर हो गई,
यानी कि ये लाल वाली लाइन भी परपेंडिकुलर हो गई। तो समझना सिचुएशन क्या बन रही है। सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है सर कि एक लाइन है, इस लाइन पे एक लाइन ऐसी गिर रही है, ये परपेंडिकुलर है, एक लाइन ऐसी गिर रही है, ये भी परपेंडिकुलर है। क्या कभी भी ऐसा हो सकता है? क्या कभी भी ऐसा हो सकता है सर कि दो अलग अलग तरीके से लाइनें एक लाइन सेगमेंट के किसी पॉइंट के ऊपर गिरे और दो अलग अलग परपेंडिकुलर मिल जाए? नहीं हो सकता है सर, क्योंकि मुझे पता है एक स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल 180 डिग्री होता है। तो अभी जो मेरा फिगर बन रहा है सर, उसमें 90 यहां पे हो गया, 90 यहां पे हो गया, और ये छोटा सा एंगल x बचा ही रह गया सर। तो अब कोई मुझसे ये टोटल एंगल पूछता है तो मैं बोल दूंगा टोटल एंगल हो जाएगा 90 प्लस 90 180 प्लस x। जबकि मुझे पता है सर कि लीनियर पेयर का टोटल एंगल 180 होता है, 180 से ज्यादा नहीं हो सकता सर। ये तो 180 से ज्यादा हो गया। तो यहां पे मैथमेटिक्स, बिल्कुल सिंपल सी मैथमेटिक्स लगा के ये बहुत अच्छे से मुझे क्लियर है सर कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दो अलग अलग पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट के एक ही पॉइंट के ऊपर दो अलग अलग परपेंडिकुलर ड्रॉप किए जाएं। सर हमेशा अगर एक लाइन सेगमेंट के किसी एक पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाएगा तो किसी एक ही पॉइंट से आ सकता है, अलग अलग पॉइंट से नहीं आ सकता है सर। तो यहां पे ऑटोमेटिकली हमारी मैथमेटिक्स से क्लियर है सर कि ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो इससे ये कन्वर्स तरीके से, कॉन्ट्राडिक्शन तरीके से प्रूव हो जाता है सर कि आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो तीसरा वर्टेक्स होगा वो इसी लाइन के ऊपर, इसी परपेंडिकुलर के ऊपर कहीं ना कहीं होना चाहिए। क्योंकि अब अगर आप ऐसा मान लेते हो तो आपको ऑब्जर्व होगा कि अगर मैं अपना इक्विलैटरल ट्रायंगल यहां पे कनेक्ट कर लूं सर, तो ये वाली ब्लैक लाइन मीडियन हो गई। और हम जानते हैं सर इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए गंगाधरी शक्तिमान है, यानी कि सर यही ब्लैक वाली लाइन ऑल्टीट्यूड भी होनी चाहिए, और हो भी रही है सर, दिख भी रहा है। तो यहां पे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रियलाइज हो गई, और इसी इंपॉर्टेंट चीज का इस्तेमाल करके अब हम अपने इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीसरे वर्टेक्स की बात कर सकते हैं सर। यानी कि अब मैं यहां पे कंफर्म तरीके से बोल सकता हूं, समझना बात को, कि ये ओरिजिन मिड पॉइंट है। और मुझे पता है कि मेरे परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं सर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि यहां पे 90 डिग्री बन रहा है। तो कुल मिला के सर इस लाइन सेगमेंट पे गिरने वाला ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, यानी कि मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो तीसरा वाला वर्टेक्स होगा सर, ये इसी लाइन के ऊपर कहीं होगा। यानी कि जो ट्रायंगल इस तरफ बन रहा है, इस तरफ बनने वाले ट्रायंगल का जो तीसरा वाला वर्टेक्स होगा ये इसी लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं होगा। अगेन इससे ऑटोमेटिकली ये भी क्लियर हो जाता है कि जो ट्रायंगल इस तरफ बन रहा है सर, इस तरफ वाले बनने वाले ट्रायंगल के लिए ये इस मिड पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप का काम कर रहा है। यानी कि इस तरफ वाले इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो तीसरा वाला वर्टेक्स होगा वो इस वाली लाइन के ऊपर कहीं पे होगा। अब ये मुझे यहां पे बहुत अच्छे से क्लियर है, तो इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। तो अब ये समझ में आ गया है सर। तो पहले अपने ट्रायंगल को बना लेते हैं। तो ट्रायंगल बनाते हैं, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होना चाहिए सर। तो मान लो यहां पे मैंने बिल्कुल रैंडमली अज्यूम कर लिया अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में सर कि यही मेरे इस राइट साइड वाले ट्रायंगल का तीसरा वाला वर्टेक्स होगा। यानी कि इसको अब ज्वाइन कर लेते हैं सर। तो मुझे अपने राइट साइड वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल यहां पे बड़ी आसानी से मिल गया। मुझे बता दिया गया है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ 2a है सर, यानी कि ये भी 2a हो गया और ये भी 2a हो गया, और ये तो a प्लस a 2a है ही सर। उसी तरीके से इस तरफ बना लेते हैं, तो इस तरफ बना लेंगे सर। तो अगेन इस लेफ्ट वाले इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए मैंने बिल्कुल रैंडमली अज्यूम कर लिया सर कि मेरे ट्रायंगल का तीसरा वाला वर्टेक्स यहां कहीं पे। अब इसको ज्वाइन करके ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते हैं सर। तो ट्रायंगल यहां पे कुछ इस तरीके से बन गया हमारे लेफ्ट साइड वाला। अगेन साइड लेंथ 2a है सर, तो ये भी 2a हो गया, ये भी 2a हो गया, और ये तो 2a है ही। तो अब हमने यहां पे ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया, लेकिन अभी भी एक डाउट बचा है। क्या समझते हैं? ध्यान से सुनना, पहले थोड़ा सा बोर्ड क्लियर कर लेते हैं। अब यहां पे समझना डाउट क्या बचा है। तो अब डाउट यह बचा है सर कि अगर मैं इस वाले वर्टेक्स को R मान लेता हूं तो ट्रायंगल PQR ये वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। यानी कि ऑटोमेटिकली ये R डैश हो जाएगा और ट्रायंगल PQR डैश ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा। तो यहां पे हमारे दो ट्रायंगल्स की एक ये पॉसिबिलिटी बनती है सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाला R डैश हो जाए और ये वाला R हो जाए। यानी इस केस में ये इक्विलैटरल ट्रायंगल PQR बन जाएगा और ये वाला ट्रायंगल PQR डैश हो जाएगा। अब यहां पे मुद्दा यह है सर कि कौन सा केस हमें यहां पे लेना है।
तो अगेन इसके लिए इंफॉर्मेशन आपको सवाल में दिखनी चाहिए, आपको दिखना चाहिए कि यहां पे प्रिंस सर ने बता दिया था पी और आर दो पॉइंट्स के बारे में कि इनके कोऑर्डिनेट्स कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, या तो जीरो हो सकते या पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव कभी नहीं हो सकते। अब समझना बात को सर, अगर मान लो आप आर को यहां मान लेते हो, थोड़ी देर के लिए समझना, अगर आप क्या करते हो सर, अपने वर्टेक्स आर को यहां पे मान लेते हो और अब मैं आपसे कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट के पूछूं तो आप कह दोगे सर कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है सर, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा सर। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, अभी वैल्यू पे नहीं जाते, सिर्फ साइन की बात करते हैं। तो चूंकि ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है सर, यानी एक्स कोऑर्डिनेट का साइन नेगेटिव होगा। तो क्या दिख रहा है सर, इस केस में आर के कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हो जा रहे हैं, जबकि क्लियरली बोला जा रहा है कि पी और आर के कोऑर्डिनेट्स कभी भी नेगेटिव नहीं होने चाहिए। इससे ये ऑटोमेटिकली क्लियर है कि ये जो अजम्पशन हमने माना है ये गलत है, इसका उल्टा अजम्पशन होगा। यानी कि इससे ये क्लियर है सर कि ये वाला पॉइंट आर कंसीडर किया जाएगा और ये वाला पॉइंट आर डैश कंसीडर किया जाएगा। तो अब जाके बिल्कुल क्लैरिटी से सवाल को पढ़ के हमारे पास अपने फिगर तक पहुंच गए हैं सर। अब हमारे पास बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से अपने दोनों ट्रायंगल्स आ चुके हैं सर। एक रहा हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर, दूसरा रहा हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर डैश। दोनों ही इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं। दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो साइड लेंथ है वो 2a यूनिट्स के बराबर है। और जैसे जैसे सवाल बोल रहा था बिल्कुल उसी तरीके से हमने अपने ट्रायंगल्स को ड्रॉ कर लिया है। अब फिगर कंप्लीट हो चुका है। अब एनालिसिस देख सकते हैं कि सवाल हमसे क्या क्या पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा सवाल क्या क्या पूछ रहा है। तो सवाल मुझसे आर और आर डैश के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, क्या होंगे सर। आर और आर डैश के कोऑर्डिनेट्स हमसे पूछे जा रहे हैं, क्या होंगे सर। अब देखो यहां पे कोऑर्डिनेट्स ढूंढना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। तो हमेशा मैंने आपको बोला है सर, कहीं पे भी कोऑर्डिनेट्स की बात आती है तो डेफिनेशन जरूर से याद रखिएगा, परपेंडिकुलर लेंथ वाली, उससे बहुत मदद मिलती है। सबसे पहले आर की बात करते हैं सर। तो चूंकि मेरा ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा, ये तो हम पहले ही बता देंगे। अभी थोड़ी देर के लिए एक्स कोऑर्डिनेट को भूल जाते हैं। तो आधा कोऑर्डिनेट तो निकाल लिया सर। अब आर डैश पे आ जाते हैं। अगेन दिख रहा है सर कि मेरा जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट तो कंफर्म जीरो हो जाएगा। एक्स क्या होगा थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो मुझसे जिन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स पूछे जा रहे हैं उनके आधे आधे कोऑर्डिनेट्स तो मैंने कैलकुलेट कर लिए सर। अब बचे हुए आधे पे सोचना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले पॉइंट आर का एक्स कोऑर्डिनेट के लेंथ वाले पार्ट के लिए सोचते हैं। तो लेंथ वाला पार्ट एक्स कोऑर्डिनेट का क्या होता है सर। तो मेरे पॉइंट की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर लेंथ, तो मेरे पॉइंट की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर लेंथ कौन सी लेंथ है सर, यही वाली लेंथ है। यानी ये वाली लेंथ निकाल लूंगा तो मेरा लेंथ वाला पार्ट आ जाएगा। अब समझना ये वाली लेंथ कैसे निकालेंगे, बड़ी आसानी से सोच सकते हो। कहोगे सर कुछ इस तरीके से मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड लेंथ यहां पे गिवन है 2a यूनिट्स, ठीक है सर, बना लिया। कहोगे सर यहां पे कुछ इस तरीके से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप है, मुझे ये वाली लेंथ चाहिए। अब ये क्या है अगर मैं आपसे पूछूं तो कहोगे सर ये तो मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड है, यानी कि कुल मिला के मुझे यहां पे अपने इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऑल्टीट्यूड का लेंथ निकालना है। और हम डायरेक्ट फॉर्मूले की मदद से इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऑल्टीट्यूड का लेंथ निकालना जानते हैं। अगर कोई मुझे अपने इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ बता देता है तो बड़ी आसानी से सीधे फॉर्मूला लगा के ऑल्टीट्यूड की लेंथ निकाल सकते हैं। अगर फॉर्मूला याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, पाइथागोरस से निकाल सकते हैं सर, दोनों रास्ते हैं। तो सीधे फॉर्मूला से बात करें तो क्या फॉर्मूला होता है सर। फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनिएगा यहां पे, कि सर अगर मैं थोड़ी देर के लिए अपने इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड लेंथ को a मान लेता हूं सर, तो ऑल्टीट्यूड की लेंथ हो जाती है √3/2a, यानी कि सर √3/2 इंटू साइड लेंथ। अब यहां पे सर फिगर के हिसाब से इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ क्या गिवन है, क्या दोगे सर, साइड लेंथ गिवन है 2a यूनिट्स। तो ऑल्टीट्यूड की लेंथ हो जाएगी √3/2 इंटू साइड लेंथ, यानी कि इंटू 2a, तो 2 से 2 गया सर, √3a आ रहा है ये वाली ऑल्टीट्यूड की लेंथ। तो ये लेंथ कितनी आ गई सर, ये आ गई है यहां पे √3a। इसको समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। यानी कि सर मेरे एक्स कोऑर्डिनेट का लेंथ वाला पार्ट आ चुका है, लेंथ वाला पार्ट है सर √3a। क्लियर है सर, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब साइन के लिए सोचते हैं, साइन के लिए दो तरीके से सोच सकते हैं। तरीका नंबर 1,
कि मेरा जो टारगेट पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है और उसमें भी ओरिजिन के राइट साइड में। तो हमने सीखा है कि अगर मेरा पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर ओरिजिन के राइट साइड में होता है तो उन सारे पॉइंट्स के जो एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। इस तरीके से आप बोल सकते हो कि आगे प्लस साइन लगा है सर, ठीक है, यानी कि यही कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। या दूसरे तरीके से ऐसे भी बोल सकते हो कि हमने पढ़ा है कि जो भी पॉइंट्स वाई एक्सिस के राइट साइड में होते हैं उन सारे पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होते हैं। वैसे भी बोल सकते हो कि ये वाला कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा सर। तो हमने आर के कोऑर्डिनेट्स पता कर लिए हैं, √3a, 0। समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आर डैश पे आ जाते हैं सर। अब आर डैश पे यहां पे सोचना स्टार्ट करते हैं सर। किसके लिए सोचना है? एक्स कोऑर्डिनेट के लिए। डेफिनेशन कहती है वाई एक्सिस से पॉइंट की परपेंडिकुलर लेंथ। तो लेंथ वाले पार्ट के लिए बात करते हैं सर। तो ये रहा पॉइंट, ये रहा वाई एक्सिस से पॉइंट की परपेंडिकुलर लेंथ, यही वाली तो लेंथ हो जाएगी सर। और ये वाली लेंथ क्या, अगेन क्या दोगे सर? इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड। अब दिमाग लगाओ सर, दोनों ही इक्विलैटरल ट्रायंगल सेम शेप साइज के हैं सर। दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल सेम टू सेम है तो ऑल्टीट्यूड लेंथ भी तो सेम ही आएगा। तो अलग से मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे बोल देंगे सर ये वाली लेंथ भी क्या हो जाएगी? √3a हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर? √3a हो जाएगी। यानी एक्स कोऑर्डिनेट का लेंथ वाला पार्ट आ गया है सर √3a। साइन क्या हो जाएगा? अगेन दो तरीके से साइन की बात कर सकते हैं। तरीका नंबर 1, या तो हम ऐसा बोल सकते हैं सर कि मेरा जो टारगेट पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के ऊपर ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ लाई कर रहा है, जिसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा नेगेटिव होता है, यानी कि आगे नेगेटिव साइन लगेगा सर। या ऐसे भी साइन की बात कर सकते हैं कि हमने सीखा है कि जो भी पॉइंट्स वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में होते हैं उन सारे पॉइंट्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। ऐसे भी इसको नेगेटिव बोल सकते थे सर। तो मुझसे अपने ट्रायंगल्स के जिन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स पूछे जा रहे थे वो हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। क्या क्या आ रहे हैं सर? तो आर के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं √3a, 0। आर डैश के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं सर यहां पे -√3a, 0। अब समझना सर, ये सवाल आपके आर.डी. शर्मा सर की बुक का ही सवाल था, लेकिन बुक में जो सवाल है उसको आप अटेम्प्ट मत लेना। उसका रीजन ये है कि बुक का सवाल इनकम्प्लीट है। बुक का सवाल इस तरीके से दिया गया है ना कि मल्टीपल पॉसिबिलिटी हो जाएगी फिगर बनाने की, और एग्जाम में जल्दी कोई सवाल ऐसा नहीं देता है कि मल्टीपल पॉसिबिलिटी पे फिगर मिले, ठीक है सर। इसी वजह से आपके बुक के ही सवाल को मैंने थोड़ा सा सही किया और यहां पे सही तरीके से सवाल फ्रेम किया। तो कहानी यहां पे सभी को क्लियर हो रही है? क्या क्लियर होनी चाहिए सर? यही नहीं, अगर कोई मुझसे यहां पे पॉइंट P और Q के भी कोऑर्डिनेट्स पूछता तो निकाल सकते थे। क्या निकालते सर? तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या बता देते? तो कहोगे सर कि ये जो पॉइंट है ये y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, यानी कि कंफर्म x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो y कोऑर्डिनेट के लेंथ वाले पार्ट के लिए x एक्सिस से पॉइंट की परपेंडिकुलर लेंथ, ये रहा x एक्सिस, ये रहा पॉइंट, तो ये रही मेरी परपेंडिकुलर लेंथ। ये लेंथ कितनी है? फिगर में दिख रहा है सर a यूनिट्स की लेंथ है, तो लेंथ वाला पार्ट तो यहां पे दिख रहा है सर a है। साइन क्या हो जाएगा? तो कह दोगे सर दो तरीके हैं साइन के। या तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरा पॉइंट y एक्सिस के ऊपर ओरिजिन से ऊपर की तरफ लाई कर रहा है, यानी कि साइन पॉजिटिव होगा, यानी कि यही कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ऐसा भी बोल सकता हूं कि जो भी पॉइंट्स x एक्सिस से ऊपर की तरफ लाई करते हैं उन सारे पॉइंट्स का जो y कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ऐसे ही बोल के इसको प्लस बोल सकते थे सर। तो यहां पे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या बता देता अब सर मैं? तो अगर कोई P के पूछता तो मैं बता देता 0, a। मान लो कोई Q के पूछता तब मैं क्या बता देता यहां पे सर? तो अगेन कहता कि मेरा जो टारगेट पॉइंट Q है ये y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, यानी कि x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? y कोऑर्डिनेट का मतलब होता है लेंथ वाले पार्ट के लिए x एक्सिस से परपेंडिकुलर लेंथ पॉइंट की। ये रहा पॉइंट, ये रहा x एक्सिस, पॉइंट की x एक्सिस से परपेंडिकुलर लेंथ ये वाली लेंथ है जो कि गिवन है a यूनिट सर, यानी कि ये a हो गया। साइन क्या हो जाएगा सर? अगेन दो तरीके से साइन की बात कर सकते हो। या तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरा पॉइंट y एक्सिस के ऊपर ओरिजिन से नीचे लाई कर रहा है और इन सारे पॉइंट्स के जो y कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमेशा नेगेटिव होते हैं। या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि जितने भी पॉइंट्स x एक्सिस के नीचे लाई करते हैं उन सारे पॉइंट्स के जो y कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमेशा नेगेटिव होते हैं। दोनों तरीके से यहां पे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं सर। तो Q के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं यहां पे 0, -a। कहानी समझने में कोई भी दिक्कत, कोई भी दुविधा, कोई भी परेशानी क्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए सर। तो एक बहुत तगड़ा हमने सब्जेक्टिव वे में सवाल को सॉल्व करके देखा। अब एमसीक्यू फॉर्मेट में कई तरीके से सवाल बनाया जा सकता है, उन सारे तरीकों को देखते हैं। ध्यान से यहां पे सुनिएगा, पहले स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं सर।
अब इस सवाल के साथ अपने एमसीक्यू की कहानी को शुरू करते हैं। सर बहुत मजा आने वाला है, तो कहानी को ध्यान से सुनना। अपने सबसे पहले एमसीक्यू को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है द बेस PQ ऑफ टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स PQR एंड PQR डैश which side 2A lies along y-axis such that the midpoint of PQ is at the origin and coordinates of P and R are never negative. Then coordinates of R is what? 4 ऑप्शन आपको यहां पे गिवन है। तो सवाल पूरा पढ़ के बहुत अच्छे से ये रियलाइज हो रहा है सर कि अभी अभी जस्ट हमने जिस सवाल को सब्जेक्टिव तरीके से सॉल्व किया है प्रिंस सर ने, उसी सवाल को यहां पे ऑब्जेक्टिव तरीके से पूछ लिया है। यानी कुल मिला के वही सेम सवाल है, यानी कि सवाल का फिगर भी बिल्कुल सेम टू सेम रहने वाला है। अब इस पर्टिकुलर पहले एमसीक्यू में हमसे क्या पूछा जा रहा है सर, तो कहोगे हमसे फाइनली पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स पूछे जा रहे हैं। तो फिगर हमारे सामने है, आर के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या दिख रहे हैं, क्या दोगे सर? पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स हैं √3a, 0, यानी कि राइट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फटाफट नोट डाउन कर लो सर। स्क्रीन क्लियर करके अगले एमसीक्यू पे चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 देख लेते हैं। देखो यहां पे दूसरा एमसीक्यू क्या है, तो फटाफट सवाल को पढ़ो। तो सवाल पढ़ के अगेन आपको रियलाइज हो रहा होगा वही सेम सवाल की कहानी है, कुछ भी अलग नहीं है सर। बस फाइनली आपसे पॉइंट आर डैश के कोऑर्डिनेट्स पूछे जा रहे हैं। तो फिगर देख के बताइए आर डैश के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या दिख रहे हैं, क्या दोगे सर? आर डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं -√3a, 0, यानी कि सर यहां पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट नोट डाउन कर लो सर। स्क्रीन क्लियर करके नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 3 देख लेते हैं। तो ये रहा सर हमारा तीसरा एमसीक्यू। अगेन फटाफट सवाल को पढ़ो तो सवाल पढ़ के समझ में आ रहा होगा सर वही सेम सवाल की कहानी, कुछ अलग चीज पूछी जा रही है। अब क्या पूछा जा रहा है, तो अब मुझसे अपने फिगर में पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स पूछे जा रहे हैं। तो P के कोऑर्डिनेट्स आपको फिगर में क्या दिख रहे हैं, क्या दोगे सर? पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,a, यानी कि सर 0,a ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट नोट डाउन कर लो सर। स्क्रीन क्लियर करके नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 4 देख लेते हैं सर। तो ये हमारा चौथा एमसीक्यू। अगेन सवाल को पढ़िए तो सवाल पढ़ के क्लियर हो रहा होगा वही सेम सवाल की कहानी है, बस एक अलग चीज पूछी जा रही है। अब मुझसे पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स पूछे जा रहे हैं। तो Q के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या दिख रहे हैं सर? 0,-a, तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी। फटाफट नोट डाउन कर लो। क्लियर है सर? अगले एमसीक्यू पे चलते हैं स्क्रीन क्लियर करके, तो ध्यान से सुनिएगा। अब 5वें एमसीक्यू की कहानी देखते हैं। अगेन फटाफट सवाल को पढ़िए। तो सवाल को पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज हो रहा होगा सर कि अगेन सवाल की वही सेम कहानी है, बस एक अलग चीज पूछी जा रही है। अब क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से समझना। तो मुझसे पूछा जा रहा है सर देन एरिया ऑफ एनी इक्विलैटरल ट्रायंगल इज व्हाट। 4 ऑप्शन आपको यहां पे गिवन है, तो समझना बात को। सर जब हम इस सवाल की पूरी एनालिसिस देख रहे थे तो एनालिसिस में हमने ये ऑब्जर्व किया था कि जो दोनों के दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल हमें मिल रहे हैं सर, ये बिल्कुल सेम शेप एंड साइज के हैं। कुल मिला के दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल्स कंग्रुएंट है, और हम ये जानते हैं कि कंग्रुएंट फिगर्स का एरिया भी सेम होता है सर, यानी कि जो एरिया इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का होगा वही एरिया इस वाले इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी होगा। तो सवाल यहां पे आपसे पूछ रहा है सर एरिया ऑफ एनी इक्विलैटरल ट्रायंगल इज। सवाल आपसे पूछ रहा है आप तो मुझे किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया बता दीजिए। आपको दिख रहा है सर कि सवाल के अंदर 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल पे चर्चा हो रही है, और सवाल आपसे दोनों में से किसी भी एक का एरिया पूछ रहा है सर, दैट्स इट। तो किसी भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया यहां पे निकालकर बता दो सर, वही आंसर हो जाएगा यहां पे। अब देखो सर हम बहुत अच्छे से सीधे फॉर्मूले की मदद से इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना जानते हैं, अगर मुझे अपने इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ गिवन हो। कैसे जानते हैं सर? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है सर √3/4 इंटू साइड लेंथ का स्क्वायर। और मुझे अपने इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ बता दी गई है, कितनी है सर साइड लेंथ? तो साइड लेंथ 2a यूनिट्स के बराबर है। पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए सर। तो डेटा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी कि सर 2a का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे सर तो √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो 4 से 4 गया, मेरे पास आ रहा है
√3a²। तो हमने अपने इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया है √3a²। तो समझना बात को सर इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी एरिया √3a² है और इस वाले इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी एरिया √3a² ही है सर। तो सवाल कुल मिला के आपसे दोनों में से किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया बता दीजिए, यही पूछ रहा था। तो क्या आंसर बोल दोगे? √3a² बोल दोगे। तो आंसर यहां पे चेक करिए सर, √3a² आपको कहां दिख रहा है? तो कह दोगे सर ऑप्शन नंबर सी में मुझे दिख रहा है √3a²। यूनिट इंपॉर्टेंट है सर, स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर हो गया? यहां पे कहानी समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं, एमसीक्यू नंबर 6 देख लेते हैं। कहानी को ध्यान से सुनिएगा सर। अब ये रहा सर हमारा छठा एमसीक्यू। अगेन सवाल को पढ़िए, तो सवाल को पढ़ोगे तो पाओगे सर कि पूरे सवाल की वही सेम कहानी है, बस लास्ट में कुछ अलग चीज पूछी जा रही है। अब क्या पूछा जा रहा है? तो सर अब मुझसे एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल PRQR' पूछा जा रहा है सर। अब मुझसे अपने फिगर में एक क्वाड्रिलैटरल का एरिया पूछा जा रहा है। कौन से क्वाड्रिलैटरल का एरिया? तो क्वाड्रिलैटरल का नाम बता दिया गया है सर, नाम है PRQR'। फिगर में चेक करिए सर, PRQR' कुल मिला के सवाल मुझसे इसी वाले क्वाड्रिलैटरल का एरिया पूछ रहा है सर। बड़ी आसानी से बता सकते हैं। क्यों सर? मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मेरा ये जो क्वाड्रिलैटरल है सर, ये हमारे दो इक्विलैटरल ट्रायंगल से मिलकर बना है, यानी कि मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरियाज को अगर मैं जोड़ दूंगा तो क्वाड्रिलैटरल का एरिया आ जाएगा। अगेन मुझे यह भी पता है सर कि दोनों के दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल सेम है, यानी कि कहानी और आसान हो गई। कुल मिला के अब अगर मैं यहां पे किसी भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया आता है सर उसको डबल कर दूं, क्योंकि यहां पे मुझे पता है सर कि इस ट्रायंगल का एरिया सेम है, तो पूरे क्वाड्रिलैटरल का एरिया निकालने के लिए किसी भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया को अगर मैं डबल कर दूंगा तो क्या पूरे क्वाड्रिलैटरल का एरिया नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर। अभी हमने निकाला था एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना आ रहा था सर? √3a² आ रहा था। तो इसी का डबल कर देंगे तो 2 into दिस, यानी कि 2√3a², यही हमारे क्वाड्रिलैटरल का एरिया हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? 2√3a² आपको कहां दिख रहा है सर? तो कह दोगे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इतना स्क्वायर यूनिट्स फटाफट नोट डाउन करो। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं सर, स्क्रीन क्लियर करके। एमसीक्यू नंबर 7 यहां पे देख लेते हैं। तो ये रहा सर एमसीक्यू नंबर 7 यहां पे। अगेन यहां पे सवाल पढ़ के बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि सवाल हमारा वही सेम टू सेम है, बस लास्ट में एक अलग चीज पूछी जा रही है। अब एंगल पे आ गया है सवाल। देखो कौन सा एंगल पूछ रहा है। तो सवाल आपसे एंगल R'PR की वैल्यू पूछ रहा है। फिगर में देखिए R'PR कहां पे है सर? तो R'PR यहां पे कुल मिला के सवाल मुझसे यहां पे सर इस वाले एंगल की वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगी? बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? समझना बात को, ध्यान से सुनना। सर मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी कि अगर मैं इसी फिगर को यहां फिर से बनाऊं सर तो ये दोनों के दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है सारे इंटीरियर एंगल 60 डिग्री के बराबर होते हैं, यानी कि सर ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, 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 ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। सवाल आपसे कौन सा एंगल सर? तो ये पूरा एंगल आपसे पूछ रहा है। पूरा एंगल कितना बता दोगे सर? 60 + 60 120 डिग्री बता दोगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी 120 डिग्री। फटाफट नोट डाउन करो सर। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं, स्क्रीन क्लियर करके एमसीक्यू नंबर 8 देख लेते हैं। तो ये रहा सर एमसीक्यू नंबर 8। अगेन सवाल को पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा सर कि वही सेम टू सेम सवाल की कहानी है, बस लास्ट में एक अलग चीज पूछी जा रही है। अब मुझसे एंगल R'QR की वैल्यू पूछी जा रही है। R'QR सर फिगर में देखिए R'QR, इस पूरे एंगल की वैल्यू पूछी जा रही है। आसानी से बता सकते हैं, हम बोल देंगे सर ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि ये वाला एंगल 60 डिग्री, अगेन ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि ये वाला एंगल भी 60 डिग्री। तो पूरा एंगल हो जाएगा 60 + 60 यानी कि 120 डिग्री, यानी कि राइट आंसर अगेन ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। फटाफट यहां पे नोट डाउन करिए सर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, स्क्रीन क्लियर करके। सवाल नंबर 9 एमसीक्यू नंबर 9 देख लेते हैं सर। अब देखो सवाल क्या है।
अगेन सवाल पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि सवाल की वही सेम टू सेम कहानी है, एक अलग चीज पूछी जा रही है मुझसे, एंगल पी आर क्यू की वैल्यू पूछी जा रही है। फिगर में देखिए पी आर क्यू कहां पे है सर, तो पी आर क्यू यानी कुल मिला के सर सवाल मुझसे इस पूरे एंगल की वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगी? बड़ी आसानी से बता सकते हैं, क्या देंगे सर कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी कि सारे इंटीरियर एंगल 60 डिग्री के बराबर होंगे, यानी कि ये वाला एंगल भी 60 डिग्री के बराबर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि सर यहां पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट नोट डाउन करो। 10वें एमसीक्यू पे चलते हैं सर, स्क्रीन क्लियर करके। अब देखो ये रहा सर हमारा 10th एमसीक्यू। अगेन सवाल पढ़ के समझ में आ रहा होगा सर कि सवाल की वही सेम टू सेम कहानी है, बस लास्ट में एक अलग चीज पूछी जा रही है। क्या पूछा जा रहा है समझना सर यहां पे। तो लास्ट में आपसे एंगल आर डैश पी क्यू की वैल्यू पूछी जा रही है। फिगर में देखिए आर डैश पी क्यू कहां पे है, तो आर डैश पी क्यू यानी कुल मिला के मुझे यहां पे समझ में आ रहा है सर आर डैश पी क्यू इस वाले एंगल की वैल्यू पूछी जा रही है। आसानी से बता सकते हैं, बोल देंगे सर कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे इंटीरियर एंगल 60 डिग्री के बराबर होते हैं, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री के बराबर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फटाफट नोट डाउन करिए सर। अब एमसीक्यू नंबर 11 देख लेते हैं, स्क्रीन क्लियर करके ध्यान से कहानी को यहां पे सुनिएगा। तो ये रहा सर एमसीक्यू नंबर 11। अगेन सवाल को पढ़ के समझ में आ रहा होगा सर, क्या बोलने वाले हैं प्रिंस सर, वही सेम सवाल है। अब देखो अब मुझसे क्या पूछा जा रहा है, अब मुझसे यहां पे कुछ एंगल्स का सम पूछा जा रहा है। निकालते हैं सर सम। सबसे पहले एंगल आर डैश पी आर, तो देखिए यहां पे फिगर में आर डैश पी आर, आर डैश पी आर यानी कि ये पूरा एंगल जो कि अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था, कितना आ रहा था 120 डिग्री आ रहा था सर, तो ये हो गया 120 डिग्री प्लस आगे है एंगल आर डैश क्यू आर, तो आर डैश क्यू आर ये पूरा एंगल हो गया सर, ये भी अभी अभी कैलकुलेट किया, कितना आ रहा था 120 डिग्री प्लस आगे है एंगल पी आर क्यू, तो पी आर क्यू यानी कि सर ये वाले एंगल की बात हो रही है, और ये कितना आ रहा था सर 60 डिग्री, तो प्लस 60 डिग्री कितना हो जा रहा है सर 120 का डबल 240 प्लस 60 यहां पे कितना हो गया सर 300 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फटाफट यहां पे चीजों को नोट डाउन कर लो सर। क्लियर हो गई कहानी? कहानी में किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे, स्क्रीन क्लियर करके कहानी को ध्यान से सुनिएगा। एमसीक्यू नंबर 12 क्या है सर, तो ये रहा एमसीक्यू नंबर 12। अगेन सवाल पढ़ के समझ में आ रहा होगा सर कि यहां से लेकर यहां तक में सवाल की वही सेम कहानी है, एक अलग चीज पूछी जा रही है मुझसे, एंगल पी आर डैश आर की वैल्यू पूछी जा रही है। क्या सर? पी आर डैश आर। फिगर में देखते हैं पी आर डैश आर कहां पे, तो पी आर डैश आर यानी कि सवाल मुझसे यहां पे इस वाले एंगल की वैल्यू पूछ रहा है। अब समझना इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। तो पहले यहां पे फिगर को थोड़ा साफ सुथरे तरीके से बनाते हैं सर। तो अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो मुझे पता है सर कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी कि सारे के सारे ये इंटीरियर एंगल 60 डिग्री के बराबर होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दुविधा नहीं है सर। इसी फिगर में आगे यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, और सवाल मुझसे सिर्फ इतनी दूर एंगल की वैल्यू पूछ रहा है सर। तो क्या दिख रहा है, सब कुछ आंखों के सामने है। मुझे पता है सर कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए गंगाधरी शक्तिमान है, यानी कि मीडियन को आप ऑल्टीट्यूड भी बोल सकते हो, एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट भी बोल सकते हो, यानी कि इस लाइन को मैं मीडियन भी बोल सकता हूं, ऑल्टीट्यूड भी बोल सकता हूं, एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट भी बोल सकता हूं। तो आ जाते हैं मुद्दे पे, एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट भी बोल सकता हूं, यानी कि सर अगर ये एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा, यानी कि ये वाली लाइन इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, यानी कि सर ये एंगल और ये छोटा एंगल बराबर हो जाएगा, और दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 30 डिग्री हो जाएगी। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा सर 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फटाफट तरीके से नोट डाउन करो। क्लियर है सर? कहानी क्लियर होनी चाहिए। अब 13th एमसीक्यू पे चलते हैं, स्क्रीन क्लियर करके कहानी को ध्यान से सुनना। 13वां एमसीक्यू क्या है सर? अब ये रहा सर हमारा 13th एमसीक्यू। फटाफट सवाल को पढ़ो। तो सवाल पढ़ के अब आपको समझ में आ रहा होगा सर कि सवाल बदल गया है, अब सवाल सेम नहीं है। पहले जितने भी सवाल किए वहां पे सर इस जगह पे y एक्सिस था, अब x एक्सिस आ गया है। सर पहले जितने भी सवाल थे वहां पे कहानी कुछ ऐसी थी सर कि P एंड R था, अब यहां पे Q एंड R है, यानी कि सर कुल मिला के पूरे सवाल का पैटर्न वही है, बस थोड़ा सा डेटा यहां पे चेंज हो गया है, और इस थोड़े से चेंज के कारण
अब पूरे फिगर की कहानी भी चेंज हो जाएगी। अब फिर से पूरे फिगर के लिए यहां पे सोचना स्टार्ट करते हैं। कहानी को ध्यान से सुनना, पहले अपने इस फिगर को यहां पे क्लियर कर देते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो बेसिक कहानी वही सेम है, यानी कि मुझे पता है सर कि मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स कुछ इस तरीके से बनने वाले हैं सर, अपोजिट साइड्स में। अब यहां पे कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के कॉमन साइड पे सोचते हैं। तो कॉमन साइड है PQ, इसके लिए बोला जा रहा है सर कि ये जो कॉमन साइड है इट लाइज अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये जो PQ है सर, आपके दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का कॉमन साइड, ये कहां लाई कर रहा है सर? एक्स एक्सिस के ऊपर कहीं लाई कर रहा है। अब एक्स एक्सिस के ऊपर ऐसे लाई कर रहा है कि ऐसे लाई कर रहा है कि कैसे लाई कर रहा है सर? तो अगेन यहां पे उसके लिए कहानी बता दी गई है। इस तरीके से लाई कर रहा है कि ओरिजिन जो है ये PQ का मिड पॉइंट हो जाएगा सर। तो कैसे PQ बनाना है अब ये मुझे क्लियर है, मुझे बहुत अच्छे से ये क्लियर है सर कि मैं PQ को एक्स एक्सिस के अलोंग इस तरीके से बनाऊंगा कि PQ का आधा हिस्सा राइट साइड में रहे, आधा हिस्सा लेफ्ट साइड में रहे। यानी कि कहानी कुछ इस प्रकार होगी सर, यानी कि कहानी कुछ इस प्रकार होगी सर, आधा हिस्सा राइट में है, आधा लेफ्ट में है। अब ये पूरा हमारा PQ होगा। अब मुद्दा ये है सर कि इधर P रखे, इधर Q रखे, या इधर P रखे, इधर Q रखे। तो इसके लिए यहां पे जानकारी दी गई है सर, Q and R आर नेवर नेगेटिव। तो समझना, अगर आप इस तरीके से PQ की कहानी बनाओगे और मैं आपसे यहां पे Q के कोऑर्डिनेट्स पूछ दूं तो क्या जवाब दोगे? आप तुरंत यहां पे बोल दोगे सर कि पॉइंट जो है ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, यानी कि y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। x कोऑर्डिनेट क्या होगा सर? तो अभी फिलहाल अगर मैं सिर्फ और सिर्फ साइन को एनालाइज करूं सर, तो मेरा ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के ऊपर ओरिजिन के लेफ्ट में है, यानी कि सर नेगेटिव साइन। और ये बात गलत है क्योंकि यहां पे बोला जा रहा है सर Q के कोऑर्डिनेट्स कभी भी नेगेटिव नहीं होने चाहिए। इससे ये क्लियर है सर कि एक्चुअली में ये जो हमने अज्यूम किया है इसका उल्टा मानना पड़ेगा, तब काम होगा। यानी कि सर यहां पे Q रहेगा और यहां पे P रहेगा सर। अब मुझे यहां पे बहुत अच्छे से क्लियर है, मुझे क्लियर हो चुका है सर कि ये वाला एंड पॉइंट P होगा और ये वाला एंड पॉइंट Q होगा। इतना समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब अगेन चूंकि मुझे अपने इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ पता है 2a यूनिट्स और ओरिजिन साइड लेंथ का यहां पे PQ का मिड पॉइंट है सर, यानी कि ये पार्ट कितना हो जाएगा? 2a का आधा, यानी कि ये a यूनिट्स का हो गया सर, ये पार्ट भी यहां पे a यूनिट्स का हो गया। अब आगे ट्रायंगल की कहानी बनाते हैं। तो अगेन अभी अभी मैंने आपको सिखाया था सर कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल का कोई एक साइड आपको गिवन है और उसका मिड पॉइंट आपको बता दिया गया है और उस मिड पॉइंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जा रहा है सर, तो आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो तीसरा वाला वर्टेक्स होगा सर वो इसी परपेंडिकुलर के ऊपर ही कहीं ना कहीं होगा। तो समझना, अब ये जो ऊपर और नीचे ट्रायंगल मेरे बनने वाले हैं उन ट्रायंगल्स का तीसरा वाला वर्टेक्स कहां रहेगा सर? समझना बात को। तो ये मिड पॉइंट, और चूंकि मुझे पता है कि मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं सर, यानी कि मेरे ट्रायंगल्स का जो तीसरा वर्टेक्स होगा वो इसी लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं होगा। तो ऊपर बनने वाले इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए मान लो मैंने अज्यूम कर लिया सर कि तीसरा वाला जो वर्टेक्स है वो मान लो यहां कहीं है, यानी कि मेरा इस हिसाब से ऊपर बनने वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से हो जाएगा सर। क्लियर हो गया? अगेन नीचे वाला जो बनेगा उसका तीसरा वर्टेक्स इसी लाइन पे नीचे की ओर कहीं होगा सर। और अगेन यहां पे मैं मान लेता हूं सर कि वो पॉइंट मान लो यहां कहीं है सर, तो मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल यहां पे कुछ इस तरीके से बन गया है। इतना समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। और देखो, फिगर बनाते वक्त एक और छोटी सी प्यारी सी चीज का आपको ध्यान रखना है सर कि अल्टीमेटली अपने एनालिसिस हमें यह पता है सर कि दोनों ही इक्विलैटरल ट्रायंगल्स कंग्रुएंट होंगे, यानी कुल मिला के सर दोनों ही ट्रायंगल्स के ऑल्टीट्यूड भी बराबर लेंथ के होंगे। यानी कि जब आप अपने ट्रायंगल्स को बनाओगे, ट्रायंगल्स का तीसरा वाला वर्टेक्स बनाओगे, तो यह ध्यान रखना कि ये डिस्टेंस जितनी कंसीडर करी है सर ऊपर वाले इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए, नीचे वाले इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए भी उतनी ही डिस्टेंस तो होगी सर। कॉमन सेंस की बात है। तो फिगर बनाते वक्त इस छोटी सी चीज का भी ध्यान रखना, ठीक है सर। तो दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने बना लिए। अब मुद्दे की बात यह है सर कि इसको R बोले, इसको R डैश बोले, या फिर इसको R बोले, इसको R डैश बोले सर। तो अगेन जानकारी गिवन है कि Q एंड R आर नेवर नेगेटिव। तो समझना बात को,
अगर आप इसको r और इसको r डैश बोल दोगे तो r के कोऑर्डिनेट्स क्या बता दोगे सर? तो चूंकि मेरा पॉइंट y एक्सिस पे यानी कि x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट का साइन बता देंगे सर, ओरिजिन से नीचे की तरफ है नेगेटिव साइन हो जाएगा, जबकि सवाल बोल रहा था r के कोऑर्डिनेट्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, यानी कि आपने जो अज्यूम किया है वो गलत है, उल्टा मानो सर, यानी कि यहां पे ऊपर में r है, नीचे में r डैश है। तो ट्रायंगल PQR किधर है, PQR डैश किधर है? अभी ये मुझे यहां पे क्लियर हो गया, मुझे क्लियर है सर कि ऊपर की तरफ मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल PQR है और नीचे की तरफ मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल PQR डैश है। क्लियर है कहानी? इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी क्या नहीं होनी चाहिए। अब अगेन यहां पे बहुत अच्छे से मुझे यह क्लियर हो रहा है सर कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ है 2a यूनिट्स, इसको मार्क कर लेते हैं। तो ये लेंथ भी 2a हो गया सर, ये वाली लेंथ भी 2a हो गई सर, ये वाली लेंथ भी 2a हो गई, ये वाली लेंथ भी 2a हो गई सर, ये पूरी लेंथ भी 2a हो गई, जिसमें से इतना a हो गया, इतना a हो गया। अब अगेन यहां कॉमन सेंस से ये क्लियर हो रहा है सर कि ये वाली जो लेंथ है ये मेरे ऊपर वाले इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऑल्टीट्यूड का काम करेगी सर, यानी कि ये वाली लेंथ ऑल्टीट्यूड की लेंथ हो जाएगी और इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए सीधे फॉर्मूले से ऑल्टीट्यूड की लेंथ निकाला जानते हैं सर, √3/2 इंटू साइड लेंथ गिवन है 2a, यानी कि आ जाएगा √3a। तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई सर? ये हो गई यहां पे √3a। इतना समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अगेन ये भी मुझे पता है सर कि चूंकि दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हैं, तो जो ऑल्टीट्यूड की लेंथ इसकी आएगी वही नीचे वाले की भी आएगी, तो नीचे वाला भी ये परपेंडिकुलर लेंथ √3a ही हो जाएगा सर। क्लियर हो गया? अब फटाफट तरीके से यहां पे वर्टिसेस की बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट Q का यहां पे वर्टिसेस देख लेते हैं सर। तो चूंकि मेरा जो पॉइंट है सर ये x एक्सिस पे है, तो इसका y कोऑर्डिनेट तो कंफर्म 0 होगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए x को भूल जाते हैं, अब आ जाते हैं पॉइंट P पे। तो पॉइंट P भी अगेन मुझे यहां पे दिख रहा है x एक्सिस पे, यानी कि y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, x थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अब r डैश के लिए पता कर लेते हैं सर। तो r जो पॉइंट है चूंकि y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा सर। r डैश पे आ जाते हैं सर, चूंकि पॉइंट y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। बचे हुए कोऑर्डिनेट सबके पता करते हैं। सबसे पहले पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट पता करते हैं। तो x कोऑर्डिनेट के लेंथ की बात करें सर, तो y एक्सिस से पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये रहा y एक्सिस, ये रहा पॉइंट, y एक्सिस से पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही वाली लेंथ हो जाएगी सर, यानी कि a हो जाएगा सर। साइन क्या हो जाएगा? ओरिजिन के राइट साइड में है सर, यानी कि प्लस साइन हो जाएगा x कोऑर्डिनेट का। तो पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गया। अब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को ढूंढते हैं सर। पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। सबसे पहले लेंथ वाला पार्ट, तो x कोऑर्डिनेट के लेंथ वाला पार्ट का मतलब होता है सर y एक्सिस से पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि फिगर में ही दिख रहा है a यूनिट्स के बराबर है सर, यानी कि यहां पे a हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा? चूंकि मेरा पॉइंट सर ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ है x एक्सिस के ऊपर, यानी कि मेरे पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का जो साइन हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि आगे एक नेगेटिव साइन लगा देंगे सर। तो Q का मिल गया, P का मिल गया। अब R का ढूंढते हैं सर। R का क्या हो जाएगा? तो y कोऑर्डिनेट के लिए सोचना है। y कोऑर्डिनेट के लेंथ वाले पार्ट की बात करें सर, तो x एक्सिस से पॉइंट की परपेंडिकुलर लेंथ, ये रहा x एक्सिस, ये रहा पॉइंट, तो x एक्सिस से पॉइंट की यही मेरी परपेंडिकुलर लेंथ है। कितनी है सर? √3a है यहां पे सर। साइन यहां पे क्या हो जाएगा सर? तो चूंकि मेरा पॉइंट ओरिजिन से ऊपर की तरफ है तो y कोऑर्डिनेट का साइन पॉजिटिव, यानी कि यही मेरे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अब नीचे आ जाते हैं, r डैश की बात कर लेते हैं सर। तो अगेन y कोऑर्डिनेट के लेंथ वाले पार्ट की बात करें सर, तो x एक्सिस से पॉइंट का परपेंडिकुलर लेंथ, तो x एक्सिस से पॉइंट का परपेंडिकुलर लेंथ यही वाला लेंथ हो जाएगा सर, यानी कि √3a हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा सर? चूंकि मेरा पॉइंट ओरिजिन से नीचे की तरफ है तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, यानी आगे नेगेटिव साइन लगा है सर। तो अब मुझे यहां पे अपने सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं सर। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं बारी बारी से कि सवाल हमसे क्या क्या पूछ रहा है। तो सवाल के हिसाब से फिगर बना लिया सर। अब मुझसे इस पर्टिकुलर सवाल के हिसाब से पूछा जा रहा है कि पॉइंट r डैश के कोऑर्डिनेट्स बताए क्या होंगे। तो r डैश के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या दिख रहे हैं सर? 0, -√3a, 0, -√3a, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट नोट डाउन करो सर। 14वें एमसीक्यू पे चलते हैं। कहानी को यहां पे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि 14th एमसीक्यू आपसे क्या पूछ रहा है। बिल्कुल ध्यान से कहानी को सुनिएगा। तो ये रहा सर 14th एमसीक्यू। फटाफट सवाल को पढ़ो। तो सवाल को पढ़ोगे तो रियलाइज होगा सर कि अभी जस्ट हमने ये जो सवाल बनाया, सवाल के लिए फिगर बनाया,
वही सेम सवाल है, बस लास्ट में एक अलग चीज पूछी जा रही है। अब मुझसे पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स पूछे जा रहे हैं सर। तो आर के कोऑर्डिनेट्स मुझे यहां पे दिख रहे हैं 0,√3a, तो 0,√3a यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट नोट डाउन करो सर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, एमसीक्यू नंबर 15 देख लेते हैं, कहानी को ध्यान से सुनना। तो ये रहा एमसीक्यू नंबर 15, अगेन सेम सवाल की कहानी, बस लास्ट में एक अलग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछे जा रहे हैं मुझसे, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स पूछे जा रहे हैं सर। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या दिख रहे हैं सर, -a,0, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नोट डाउन करो। अब स्क्रीन क्लियर करके नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर। सवाल नंबर 16, एमसीक्यू नंबर 16 देख लेते हैं। तो अगेन यहां पे सवाल पढ़ के क्लियर हो रहा है सर, वही सेम टू सेम सवाल है, बस लास्ट में एक अलग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझसे यहां पे पूछे जा रहे हैं, मुझसे पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स पूछे जा रहे हैं सर। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स मुझे यहां पे दिख रहे हैं a,0, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, यहां पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फटाफट नोट डाउन करो सर। क्लियर है। एमसीक्यू नंबर 17 पे चलते हैं, कहानी को यहां पे ध्यान से सुनिएगा। तो ये रहा सर एमसीक्यू नंबर 17। अब सवाल को ध्यान से पढ़ो सर। अगेन सवाल पढ़ के समझ में आ रहा है कि यहां से लेकर यहां तक सवाल की वही सेम कहानी है, बस लास्ट में ये जो चीज पूछी जा रही है थोड़ा सा अलग है। क्या पूछा जा रहा है समझना। तो बोला जा रहा है सर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस इज व्हाट। अब कहोगे सर पूरे फिगर में तो एस कहां है, ये मुझे दिख ही नहीं रहा है। तो सवाल ने एस के बारे में बताया है, क्या बताया है सर। तो बोला जा रहा है वेयर एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ओपी एंड ओ रिप्रेजेंट्स ओरिजिन। ये ओरिजिन होगा, इसको सही कर लेना, स्लाइड वाले भैया ने अगेन स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। ORIGIN ये होती है भैया ओरिजिन। आज जाके उनको सिखाऊंगा मैं ओरिजिन की स्पेलिंग, ठीक है। अब समझना बात को यहां पे सर। तो यहां पे पॉइंट एस के बारे में मुझे जानकारी दी गई है, मुझे बोला जा रहा है सर कि पॉइंट एस जो है ये मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है सर, तो पॉइंट एस ओपी का मिड पॉइंट है, जहां पे ओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओरिजिन रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट्स जानते हैं। पी के कोऑर्डिनेट्स भी पता है, पी के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए हैं -a,0। तो क्या अब मैं इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाल सकता? बिल्कुल आसानी से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, निकल जाएगा सर। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाने के बाद अगर एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें सर, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा एंड पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज, यानी कि सर 0 और -a का एवरेज, यानी कि 0 + -a डिवाइडेड बाई 2। कुल मिला के सॉल्व करेंगे सर तो ये हो जाएगा -a/2। तो एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है सर -a/2। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर, तो वाई कोऑर्डिनेट यहां पे मिड पॉइंट का हो जाएगा मेरे एंड पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट का एवरेज, यानी कि 0 का एवरेज, और 0 का एवरेज 0 ही होगा सर। तो कुल मिला के ये हो गया। यानी फिगर में अगर इस चीज को मैं हाईलाइट करूं सर, ओपी का मिड पॉइंट, ओपी का है सर, तो ये रहा ओ, ये रहा पी, ओपी का मिड पॉइंट एक तरीके से यहां कहीं होगा। तो फिगर में मार्क करने के बाद दिख भी रहा है सर कि मेरा पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, यानी कि y कोऑर्डिनेट 0 आना चाहिए था, और आ भी रहा है सर। x कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है सर, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से x कोऑर्डिनेट यहां पे आ रहा है -a/2। तो राइट आंसर क्या बोल दोगे, -a/20। राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, -a/20। फटाफट यहां पे टिक कर लो सर, कहानी क्लियर हो गई। तो यहां तक कहानी समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। हमारा 17th क्वेश्चन था। अब 18th क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन कहानी को ध्यान से सुनना सर। 18th क्वेश्चन क्या है, यहां पे अब थोड़ा सा फिगर को क्लियर कर लेते हैं सर। इसको हटा दो, इसका काम हो चुका है। तो इसको यहां से हमने क्या किया है सर, हटा दिया है। ये ए रहने देते हैं एज इट इज, इस पॉइंट को यहां से हटा देते हैं। मिट जा भैया मेरे, मिट जा मिट जा। हाँ बहुत बढ़िया। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 18 की कहानी यहां पे देखते हैं सर क्या है। तो ये रहा हमारा एमसीक्यू नंबर 18, और यहां से आपके लिए होमवर्क मैंने तैयार किया है। फटाफट होमवर्क को नोट डाउन करो। अब आपको क्या फर्क मिल रहा है सर, कहोगे सवाल का पैटर्न वही सेम है, यहां पे एक्स एक्सिस ही है सर, लेकिन यहां के पॉइंट थोड़े बदल गए। अब क्यू एंड आर डैश हो गया है। तो अभी सिचुएशन के हिसाब से फिगर कैसे क्रिएट करना आपका होमवर्क रहेगा। अब ऐसा फिगर नहीं बनेगा सर, अब दूसरा फिगर बनेगा। तो फिगर क्रिएट करना, आंसर निकालना आपका होमवर्क रहेगा। तो फिगर क्रिएट करने के बाद पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स आपको पता करने हैं। फटाफट होमवर्क नोट डाउन करो। कमेंट सेक्शन में लाइन से आंसर चाहिए सभी का। आगे बढ़ते हैं सर, एक और होमवर्क लिख लो यहां पे, एमसीक्यू नंबर 19। अगेन ये भी होमवर्क है सर। और अभी अभी जो मैंने आपको होमवर्क दिया बिल्कुल उसी पे बेस्ड एक अगला सवाल है। अब आपसे पॉइंट आर डैश के कोऑर्डिनेट्स पूछे जा रहे हैं। अगेन ये भी सबसे बनना चाहिए और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई चाहिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 20 देख लेते हैं सर। ये रहा सवाल नंबर 20।
अगेन इसी पे बेस सवाल है। अब आपसे पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स पूछे जा रहे हैं सर, ये भी सबसे बनना चाहिए, नोट डाउन कर लो। अब चलते हैं सर 21 पे, तो ये रहा सवाल नंबर 21। अगेन ये सबसे बनना चाहिए, अगेन इसी सवाल पे बेस सवाल है, पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स पूछे जा रहे हैं सर। अब चलते हैं सवाल नंबर 22 पे, ये रहा सवाल नंबर 22। अगेन इसी पे बेस सवाल है, लेकिन अब देखो क्या पूछा जा रहा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट टी, और टी के बारे में बोला गया है सर, टी इज द मिड पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड आर डैश। अगेन एक बहुत आसान सवाल है, सबसे बनना चाहिए, फटाफट नोट डाउन कर लो। और अब अपने लास्ट एमसीक्यू को देख लेते हैं, ये भी होमवर्क रहेगा, फटाफट नोट डाउन कर लो सर। आर डैश के कोऑर्डिनेट्स आपको यहां पे बताने हैं। तो इसके साथ फाइनली मैं कह सकता हूं सर कि लेक्चर की कहानी होती है कंप्लीट। अगेन एक बहुत तगड़ा लेक्चर, बहुत बेहतरीन लेक्चर, बहुत ज्यादा सीखने वाला लेक्चर, तो मैं उम्मीद करूंगा इस लेक्चर में जो भी कुछ आपको बताया बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं कोई भी डाउट नहीं है। अगर लग रहा है सर कहीं पे किसी भी किस्म का डाउट है, तो मेरी इस लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखें, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता, जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे किंडरगार्टन से लेकर 12th तक के सारे सब्जेक्ट और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी बिल्कुल सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज। और सबसे बड़ी बात, मैग्नेट ब्रेन्स दूसरे चैनल जैसा नहीं है जो कि शुरुआत का हल्का फुल्का कंटेंट फ्री में देके ललचाता है और बाकी के कंटेंट के लिए पैसे मांगता है। यहां पे पूरा का पूरा कोर्स, पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी टीचर्स के द्वारा, जो कि आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री है, आगे भी रहेगा। बस आपके साइड से एक चीज चाहिए, और यह है आपका प्यार और सपोर्ट। तो अपना प्यार और सपोर्ट हम इसी तरीके से बनाए रखें, हम इसी तरीके से आप लोगों के लिए जी जान से मेहनत करते रहेंगे सर। इसी नोट के साथ लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू।